एरिस्टोटल की जो वाइफ है उनकी डेथ हो जाती है। अब वो आउट ऑफ मैरिज यानी कि विदाउट मैरिज एक यूनियन में आ जाते हैं हरफिलिस नाम की एक लेडी के साथ, जो कि एरिस्टोटल की तरह ही नेटिवली एक स्टैगराइट होती हैं। एंड इस यूनियन में से बर्थ होता है एक सन का। किंग फिलिप के ही बेटे होते हैं अलेक्जेंडर, जो कि एज मेंशन्ड अर्लियर एरिस्टोटल के स्टूडेंट होते हैं, जिनके एरिस्टोटल टीचर होते हैं एंड जिनको लेटर ऑन जाना जाता है एज अलेक्जेंडर द ग्रेट। सो एरिस्टोटल कैसे एक साइंटिस्ट की फॉर्म में निकल के आते हैं, उसका जो क्रेडिट है वो जाता है इन्फ्लुएंस ऑफ हिज फादर को, में हाउ थिंग्स वर्क इन अ सोसाइटी, हाउ यू हैव टू बी इन अ सोसाइटी टू अचीव योर ग्रेटेस्ट गुड। जस्ट लाइक प्लो एक टूल है, हल एक टूल है खेत में काम करने के लिए, उसी तरीके से स्लेव्स भी एक टूल है अगर कहीं पे कोई काम करना है उसको अचीव करने के लिए। Hence, political science Aristotle calls as a master science or a science that masters should know. So Aristotle could be called as a conservative because he did not like change. He did not advocate change. Hello everyone, I hope all of you are doing great. Last video में मैंने आप सबको इंट्रोड्यूस किया था with an innovative initiative called PSIR Analytica, जो कि in the month of June हमारा कोर्स रोल आउट होगा। बट टिल देन कुछ ऐसी वीडियो सीरीज लाने की भी बात की गई थी जो आपको ग्लिम्स देंगी PSIR एनालिटिका का। एंड इसी वीडियो सीरीज में आज की जो वीडियो है इट इज़ द फर्स्ट वन। आज मैं आप सबसे बात करने वाली हूँ एक बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी की पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, जो कि है एरिस्टोटल, who is also known as the father of political science. Well, you all must know it. But क्या आप जानते हैं कि एरिस्टोटल का जन्म प्लेटो की तरह एथेंस में नहीं हुआ था? He was not an Athenian by birth. In fact, उनका जन्म हुआ था स्टैगरा में, which has been marked in red for you all on the map of ancient Greece. And you must know that एरिस्टोटल जो हैं वो प्लेटो के स्टूडेंट थे और अलेक्जेंडर के टीचर थे। उन्होंने एक लाइजियम नाम का स्कूल भी एस्टैब्लिश किया था। स्कूल का नाम था लाइजियम, जो कि एथेंस में ही एस्टैब्लिश किया था उन्होंने। अब वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी के प्लेटो एंड एरिस्टोटल जो है बहुत ही मेजर नेम्स हैं। When someone starts to study Western political thought, तो सबसे पहले जो स्कॉलर्स की बारे में पढ़ा जाता है दे आर प्लेटो एंड एरिस्टोटल। यही दो स्कॉलर्स सबसे पहले पढ़े जाते हैं इन द वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। फ्रॉम प्लेटो वी गेट पॉलिटिकल आइडियलिज्म, बट फ्रॉम एरिस्टोटल वी गेट पॉलिटिकल रियलिज्म। जी हाँ, इतना डिफरेंस वो भी तब जब इनका जो लिंक है वो है एक टीचर और एक स्टूडेंट का। अब प्लेटो से हमें मिलता है पॉलिटिकल फिलॉसफी। प्लेटो फादर है पॉलिटिकल फिलॉसफी के, और जैसा कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया एरिस्टोटल इज फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। प्लेटो बात करते हैं पॉलिटिकल आइडियलिज्म की, जबकि एरिस्टोटल बात करते हैं पॉलिटिकल रियलिज्म की। प्लेटो बात करते हैं एक आइडियल स्टेट के बारे में और एरिस्टोटल बात करते हैं एक बेस्ट पॉसिबल स्टेट के बारे में। एनीवेज, ये जो कंपैरिजन है ये हम अपनी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में कैरी ऑन जरूर करेंगे। बट अब बात करनी चाहिए हमें एरिस्टोटल की पर्सनल लाइफ के बारे में। सो एरिस्टोटल के जो फादर हैं उनका नाम था निकोमेशियस एंड ही वॉज अ फिजिशियन इन द कोर्ट ऑफ एमिन्थियास II। एमिन्थियास II जो हैं वो मैसेडोनिया के किंग थे एंड क्योंकि इनके फादर निकोमेशियस वहाँ पे रॉयल कोर्ट में फिजिशियन थे, तो वहाँ की रॉयल सीट यानी कि मैसेडोनिया की जो रॉयल सीट है पेला, इफ इट इज नॉट विजिबल तो यहाँ पे पेला लिखा हुआ है, स्टिल दिस इज
the circle which marks Macedonia on the map for you all. So मैसेडोनिया की रॉयल सीट पेला में ही एरिस्टोटल का ज़्यादातर बॉयहुड का टाइम जो है वो स्पेंड हुआ, एंड उनकी मदर का नाम था फाल्स्टिस। तो एरिस्टोटल जो थे, बात ये है कि वो एथेंस से थे नहीं, फिर भी उन्होंने अपनी लाइफ का मोर देन हाफ टाइम स्पेंड किया था एथेंस में। ये कैसे? एक्चुअली एरिस्टोटल पहुंचे थे एज अ स्टूडेंट प्लेटो की एकेडमी में, एंड 20 इयर्स उन्होंने वहां पे स्टडी किया। उसके बाद उन्होंने एथेंस में ही, जैसा कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, लाइजियम नाम का अपना खुद का स्कूल एस्टेब्लिश किया, एंड वहां पे 12 साल तक अंटिल 12 इयर्स उन्होंने पढ़ाया। बट इवेंचुअली हुआ ये कि एरिस्टोटल को एग्जाइल लेना पड़ा। एग्जाइल लेने की एथेंस से वजह ये थी कि एरिस्टोटल जो है वो मैसेडोनिया के साथ सिंपथाइज करते थे। जैसा कि रीज़न यही है कि उन्होंने अपना बॉयहुड जो है वो मैसेडोनिया में स्पेंड किया था, जिसके चलते उनकी सिंपथीज जो है वो मैसेडोनियंस के साथ थी। एंड उस टाइम पे एरिस्टोटल जब मैसेडोनिया के साथ सिंपथाइज करे थे एथेंस में रहते हुए, तो एथेंस और मैसेडोनिया के जो संबंध हैं वो अच्छे नहीं थे, एंड इसी के चलते उन्होंने अपना एग्जाइल जो है वो लिया। उन्होंने अपना एग्जाइल स्टार्ट किया था शारिस नाम की एक जगह से, जो कि एरिस्टोटल की मदर का बर्थ प्लेस भी है। इसी एग्जाइल के चलते वो कई सारी और जगहों पर भी गए। इसी एग्जाइल के टाइम पीरियड में उन्होंने वर्ल्ड के या फिर एंशिएंट ग्रीस के 158 कॉन्स्टिट्यूशंस की स्टडी की थी, एंड इसी एग्जाइल के चलते वो पहुंचे एसोस नाम की एक जगह, जहां पे वो हर्मियास के यहाँ पे उनको रहने को मिला। हर्मियास जो थे वो एसोस के रूलर थे, एंड वो उस टाइम के मैसेडोनियन किंग फिलिप के दोस्त थे, जिसके इन्फ्लुएंस के चलते, सिंस एरिस्टोटल मैसेडोनिया के साथ सिंपथाइज करते थे और हर्मियास किंग फिलिप के दोस्त थे, उन सब इन्फ्लुएंसेस के चलते हर्मियास के यहाँ पे उनको रहने का मौका मिला। एंड सिर्फ रहने का मौका नहीं मिला, हर्मियास की नीज के साथ एरिस्टोटल की शादी भी होती है, एंड वो एक पाइथियास नाम की डॉटर को अडॉप्ट भी करते हैं। बट होता कुछ ऐसा है कि कुछ ही टाइम बाद एरिस्टोटल की जो वाइफ है उनकी डेथ हो जाती है। अब वो आउट ऑफ मैरिज यानी कि विदाउट मैरिज एक यूनियन में आ जाते हैं हर्फिलिस नाम की एक लेडी के साथ, जो कि एरिस्टोटल की तरह ही नेटिवली एक स्टैगराइट होती हैं। एंड इस यूनियन में से बर्थ होता है एक सन का, जिनका नाम एरिस्टोटल रखते हैं निकोमेशियस, आफ्टर हिज ओन फादर। अब यहां से पता चलता है कि एरिस्टोटल पे काफी इन्फ्लुएंस था उनके फादर का। इनफैक्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किया मैसेडोनिया के किंग फिलिप को, जिनके फ्रेंड थे हर्मियास। किंग फिलिप के ही बेटे होते हैं अलेक्जेंडर, जो कि एज मेंशन्ड अर्लियर एरिस्टोटल के स्टूडेंट होते हैं, जिनके एरिस्टोटल टीचर होते हैं, एंड जिनको लेटर ऑन जाना जाता है एज अलेक्जेंडर द ग्रेट। अब क्योंकि वो एग्जाइल में बहुत सी जगह पे घूमते हैं एंड बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस उनको स्टडी करने को मिलते हैं, उन्होंने इतने सारे रूलर्स से कांटेक्ट में आते हैं वो अपने एग्जाइल के टाइम पे, कि उन्होंने पब्लिक अफेयर्स, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन इनको बहुत क्लोजली देखा होता है, बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया होता है, एंड बहुत क्लोजली स्टडी किया होता है। तो इन 158 कॉन्स्टिट्यूशंस की स्टडी के चलते एरिस्टोटल काफ़ी सारा अपना वर्क जो है वो रिकॉर्ड करते हैं, एंड हमें उनकी पॉलिटिकल थॉट्स जो हैं, पॉलिटिकल थॉट की तरफ जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनके, वो हमें मेजरली 2 वर्क्स में से मिलते हैं, द वन बीइंग पॉलिटिक्स एंड द अदर बीइंग कॉन्स्टिट्यूशंस। एंड एरिस्टोटल का जो मेथड रहता है, एज मेंशन, कि वो अपने फादर से बहुत इन्फ्लुएंस थे, बट प्लेटो तो फिलोसफिकल थे। सो एरिस्टोटल कैसे एक साइंटिस्ट की फॉर्म में निकल के आते हैं, उसका जो क्रेडिट है वो जाता है इन्फ्लुएंस ऑफ हिज फादर को।
एरिस्टोटल का जो मेथड है वो है साइंटिफिक एंड एनालिटिकल, जिसके चलते एरिस्टोटल अब जो अप्रोच फॉलो करते हैं वो ये रहती है कि वो एक फिजिशियन की तरह ही डायग्नोसिस एंड रेमेडीज के प्रोसेस में जाते हैं। तो वो किसी भी चीज को स्टडी करते वक्त उसका डायग्नोसिस करते हैं, जिससे वो कॉजेस फाइंड आउट करते हैं ऑफ एनी पर्टिकुलर इवेंट, एंड उसके बाद वो उसके रेमेडीज को सजेस्ट करते हैं। अब यहीं पे इसी फॉर्मेट के चलते एरिस्टोटल जो है वो नॉलेज को कैटेगराइज करते हैं इनटू 3 पार्ट्स। एरिस्टोटल कहीं पे भी नॉलेज वर्ड का यूज नहीं करते, वो वर्ड जो यूज करते हैं दैट इज साइंस। सो साइंस इज इक्वल टू नॉलेज फॉर एरिस्टोटल। जो 3 कैटेगरीज ऑफ नॉलेज एरिस्टोटल हमें देते हैं दैट इज नंबर 1 प्योर नॉलेज, जिसका ग्रीक टर्म है सोफिया। इसका एग्जाम्पल है फिलॉसफी। सिंस इस तरीके की नॉलेज कहीं तक भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती है एंड आप इसको कॉन्टिन्यूसली गेन करते जाते हैं, अपने थॉट्स इस पे बनाते जाते हैं एंड इट गोज ऑन। सो इट इज प्योर नॉलेज, इट इज देयर ओनली फॉर द सेक ऑफ नॉलेज एंड मे नॉट बी यूज्ड टू अचीव एनीथिंग एल्स बट नॉलेज इवन फर्दर। यहाँ पे जो सेकेंड कैटेगरी है इट इज ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज, जिसका ग्रीक टर्म है फ्रोनेसिस। प्रैक्टिकल नॉलेज में एरिस्टोटल कैटेगराइज करते हैं पॉलिटिकल साइंस, यानी कि व्हेन आई से साइंस इट इज नॉलेज फॉर एरिस्टोटल। सो पॉलिटिकल नॉलेज और पॉलिटिकल साइंस एज वेल एज एथिक्स, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये जो एरिया ऑफ स्टडी है, ये ऐसा एरिया ऑफ स्टडी है जो आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एक गुड लाइफ लीड करने में हेल्प करता है, वर्ल्ड की प्रैक्टिकलिटीज को समझने में, हाउ थिंग्स वर्क इन अ सोसाइटी, हाउ यू हैव टू बी इन अ सोसाइटी टू अचीव योर ग्रेटेस्ट गुड और ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ऑल। इस तरीके से नॉलेज प्रोवाइड करता है ये दोनों डिसिप्लिन्स, and thus it is the practical knowledge as far as Aristotle's viewpoint is concerned. And lastly जो third category है that is of productive knowledge, जिसका Greek term है techne। इस तरीके की knowledge के लिए एरिस्टोटल एग्जाम्प्लीफाई करते हैं आर्किटेक्चर, मैकेनिक्स, इन सब चीज़ों को। तो यहाँ पे इस कैटेगरी में आएगा आर्किटेक्चर, मैकेनिक्स, जिससे हम कुछ प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं जिस नॉलेज को यूज करके। सो दैट विल बी योर प्रोडक्टिव नॉलेज। अब एरिस्टोटल कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस इज इक्वल टू मास्टर साइंस और पॉलिटिकल साइंस इज अ मास्टर साइंस। ये एरिस्टोटल का व्यू पॉइंट है। वो ऐसा क्यों कहते हैं? एरिस्टोटल का मानना है कि पॉलिटिकल साइंस एक ऐसी साइंस है विच मास्टर्स शुड नो एंड इट गाइड्स ऑल अदर साइंसेस। सी, आपके आसपास जितनी भी चीजें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस्ड है। आपके स्पेस सेक्टर में कितना डेवलपमेंट होगा, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर कितना आगे बढ़ेगा, हर चीज डिपेंड करती है कहीं ना कहीं आपके यहाँ की पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल इंक्लिनेशन, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस पे। एंड thus lastly political science is a master science because it helps in realization of the highest good। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है while speaking about the category of practical knowledge कि एरिस्टोटल बात करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एक प्रैक्टिकल साइंस है, इट हेल्प्स इन रियलाइजेशन ऑफ हाईएस्ट गुड। सो नेक्स्ट अप द क्वेश्चन शुड बी कि यहाँ पे ये मास्टर्स कौन है, हु आर दीज मास्टर्स दैट एरिस्टोटल इज टॉकिंग अबाउट। Why he is saying it is a science which masters should know? Well, एरिस्टोटल या कोई भी और थिंकर प्लीज इस बात को ध्यान से समझे कि वो अपने व्यू पॉइंट्स देते हैं, अपने थॉट्स प्रेजेंट करते हैं एज पर द सर्कमस्टांसेस
of their time as per the given circumstances and given time. So उसी अकॉर्डिंग उनके जो व्यू पॉइंट्स हैं वो प्रेजेंट करते हैं. एंड उस टाइम के एंशियंट ग्रीस में एक ग्रीक हाउस होल्ड में एरिस्टोटल ने 3 फॉर्म्स ऑफ पार्टनरशिप आइडेंटिफाई की थी. द फर्स्ट बीइंग बिटवीन मास्टर एंड स्लेव, द सेकेंड बीइंग मैट्रिमोनियल पार्टनरशिप यानी कि हस्बैंड वाइफ के बीच, एंड द थर्ड बीइंग पैटर्नल पार्टनरशिप यानी कि फादर एंड सन या डॉटर के बीच. सो जो मास्टर एंड स्लेव की जो पार्टनरशिप है, इट इज वेरी वेल नोन कि उस टाइम पे ग्रीस में, इनफैक्ट मोस्टली थ्रू आउट द वर्ल्ड, स्लेवरी जो है वो प्रिवेल करती थी. एंड एरिस्टोटल जो है वो स्लेवरी को एडवोकेट करते हैं. वो कहते हैं कि स्लेव्स इसीलिए स्लेव्स हैं क्योंकि उनके पास रैशनल फैकल्टी एग्जिस्ट नहीं करती. दे आर नॉट कैपेबल टू मेक डिसीजंस देमसेल्व्स. एंड जो मास्टर्स हैं वो लोग हैं जिनके पास रैशनल फैकल्टी जो है वो एग्जिस्ट करती है. सो फॉर मास्टर्स rational faculty exists, and for slaves rational faculty does not exist. Now in such a case Aristotle says that masters are those people जो owners of property हैं, and ऐसे लोग हैं जो eventually polity में Aristotle की participate करेंगे. See, जो ये slaves हैं उनके पास खुद की रैशनल फैकल्टी नहीं है. सारा नॉलेज या इंस्ट्रक्शन जो है वो मास्टर्स इनको प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू वो एक्ट कर पाते हैं. तो अगर किसी को खेती करनी है तो कौन से टाइम पे कौन सी जो क्रॉप है वो सो करनी चाहिए, किस टाइम पे प्लो करना चाहिए, किस टाइम पे हार्वेस्ट करना चाहिए, ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो मास्टर्स प्रोवाइड करेंगे. अब क्योंकि जो काम है वो मास्टर्स की नॉलेज से हो रहा है एंड स्लेव्स के पास ये रैशनल फैकल्टी अवेलेबल नहीं है एज फार एज एरिस्टोटल्स व्यू पॉइंट इज कंसर्न. सो स्लेव्स जो हैं वो ओनली एंड ओनली एक टूल की तरह काम करते हैं फॉर द मास्टर. जस्ट लाइक प्लो एक टूल है, हल एक टूल है खेत में काम करने के लिए, उसी तरीके से स्लेव्स भी एक टूल है अगर कहीं पे कोई काम करना है उसको अचीव करने के लिए. तो अगर सारा काम मास्टर का इस तरीके का प्रैक्टिकल लाइफ का स्लेव्स करते हैं तो मास्टर्स क्या करेंगे? एक्चुअली मास्टर्स आर सपोज्ड टू डू द लेजिस्लेटिव दैट इज लॉ मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिव दैट इज लॉ इम्प्लीमेंटिंग वर्क इन एरिस्टोटल्स पॉलिटी. एंड क्योंकि ये मास्टर्स लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव यानी कि लॉ मेकिंग एंड लॉ इम्प्लीमेंटेशन का वर्क करने वाले हैं, यही रीजन है दैट दे शुड know political science, and hence political science Aristotle calls as a master science or a science that masters should know to achieve the greatest possible good, highest possible good, right? And इसके अलावा एरिस्टोटल ने अपना जो वर्क है पॉलिटिक्स जिसको मैंने मेंशन किया था उसमें रेवोल्यूशन के बारे में भी बात की है. एरिस्टोटल ने अपने डायग्नोसिस वाले फॉर्मेट को ही यूज करते हुए रेवोल्यूशन के कॉजेस एज वेल एज क्योर्स सजेस्ट किए हैं. एंड यहाँ पे जो एक्चुअल में समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे एरिस्टोटल के लिए रेवोल्यूशन वो रेवोल्यूशन नहीं है जिसे हम आज रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं. हम सोचते हैं आज के टाइम पे या हम समझते हैं आज के टाइम पे कि रेवोल्यूशन है एक कंप्लीट ओवरथ्रो ऑफ एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल सिस्टम. But that was not revolution for Aristotle. In fact, Aristotle के लिए any sort of change, small or big, in any political system is a revolution. यानी कि Aristotle was against change. Aristotle was a status quoist. He did not like change. He did not prefer change. He preferred stability. उसका रीजन ये था कि अगेन एरिस्टोटल के जो गिवन सर्कमस्टेंसेस थे एंशिएंट ग्रीक सिटी स्टेट्स में बहुत ही इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती थी, जिसके कारण एरिस्टोटल ने स्टेबिलिटी को एडवोकेट करने के लिए चेंज को अवॉइड किया.
एंड हर एक चेंज को उन्होंने टर्म किया एज अ रेवोल्यूशन. सो एरिस्टोटल could be called as a conservative because he did not like change. He did not advocate change. जिसके चलते उन्होंने रेवोल्यूशन के क्योर सजेस्ट किए. जो रेवोल्यूशन के कॉजेज हैं और जो क्योर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, बट सबसे पहले जो कॉजेज हैं वहां से शुरू करते हैं. तो कॉजेज को एरिस्टोटल ने डिवाइड किया था 2 कैटेगरीज में. कुछ है पर्टिकुलर कॉजेस एंड कुछ है जर्नल कॉजेस. तो सबसे पहले देख लेते हैं पर्टिकुलर कॉजेस. पर्टिकुलर कॉजेस में सबसे पहले जो मोनार्की के लिए एक पर्टिकुलर कॉज हो सकता है, दैट इज फैमिली कॉन्स्पिरेसीज. फैमिली में ही कोई मोनार्क के अगेंस्ट, किंग के अगेंस्ट कंस्पायर करे एंड दस रिजीम चेंज करे, या फिर फैमिली में जेलसीज कैन बी अ कॉज ऑफ रेवोल्यूशन अंडर मोनार्की. या फिर आपके जो नोबेलिटी होती है मोनार्क की, वो भी जेलस हो सकती है किंग से, तो उनके अगेंस्ट कॉन्स्पायर कर सकती है. दैट इज ऑल्सो अ रीजन फॉर चेंज और रेवोल्यूशन अंडर मोनार्की. देन एरिस्टोक्रेसी या ओलिगार्की में जो चेंज है, जो रेवोल्यूशन है, वो आता है फ्रॉम द कॉन्स्पिरेसी बाय पुअर्स. क्योंकि एरिस्टोक्रेसी या ओलिगार्की में जो एलीट क्लास है वो रूल कर रही होती है, एंड दस जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी होता है वो एक लेस एडवांटेजियस पोजीशन पे होता है. तो वहां से अगर कॉन्स्पिरेसी होती है तो चेंज आता है एरिस्टोक्रेटिक या ओलिगार्किक रेजिम में. एंड यहीं पे डेमोक्रेसी में कॉन्स्पिरेसी ऑफ रिच अगेंस्ट पुअर या करप्ट लीडर्स कैन लीड टू अ रेवोल्यूशन और चेंज. इसी के अलावा ये तो है कुछ पर्टिकुलर कॉजेस, बट जो जनरल कॉजेस हैं, जो सारी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स या पॉलिटी में एग्जिस्ट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं, दे आर नंबर 1 इनइक्वालिटी. सबसे पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॉज एरिस्टोटल ने आइडेंटिफाई किया है, दैट इज इनइक्वालिटी. एंड यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछा है. जो और कॉजेज हैं, दैट इज पैशन फॉर पावर एंड प्रिविलेजेस, fearlessness and corruption of ruling class, extreme inequalities of income and wealth. अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, कहीं पे तो वेल्थ एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा है एक स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी में, एंड दूसरी जगह बहुत ज़्यादा मिजरी है, तो ऐसी सिचुएशन में. एंड राइवलरीज अमंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, चाहे वो राइवलरीज रिलीजन के नाम पे हो, रीजन के नाम पे हो. देन सडन इन्फ्लो ऑफ फॉरेनर्स, जैसे हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स आए थे, इट लेड टू अ चेंज, सो दैट इज ऑल्सो बीइंग कंसिडर्ड एज अ रेवोल्यूशन एंड हेंस इट इज अ कॉज ऑफ रेवोल्यूशन, सडन इन्फ्लक्स ऑफ फॉरेनर्स. अभी भी हम रेजिस्ट करना चाहते हैं रोहिंग्यास को हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, क्योंकि वहाँ पे इट कैन कॉज एन इंस्टेबिलिटी, इट कैन लीड टू रेवोल्यूशन, और इन Aristotle's word a revolution or a certain change or instability as far as today's terminology is concerned. So if ruling class ignores small changes, लोगों के thought process में, लोगों की demands में जो छोटे छोटे changes आ रहे होते हैं, अगर ruling class उसे ignore करे, it can also lead to change or revolution. Then if state rewards those who do not deserve, this can lead to a revolution. Also, if state does not reward those who deserve, even that can lead to revolution. And apart from that, disproportionate increase in any aspect of state. For example, if legislature or parliament starts to dominate or overpower every other organ, or if judiciary starts to overpower all the other functionalities of the government, then it can lead to a revolution. Then last but most important thing that Aristotle has realized is no matter what will be the cause, change is natural. No matter how against Aristotle was against change, but
because he had a scientific approach, it always made sure that Aristotle does not go towards extremes. So, although he did not like change, he did not go to the extent of saying that change should be inevitable. We have to avoid change at any cost. No. Him being scientific, he realized that change is natural. It is the characteristic feature of the world. People like or prefer change. Nobody likes or enjoys monotony, and eventually you are going to find fault with the current regime, and you would want to go for regime change no matter how good it would be at some point or other. सो आगे कॉजेज आइडेंटिफाई करने के बाद एरिस्टोटल क्योर्स की भी बात करते हैं, रेमेडीज की भी बात करते हैं. तो यहाँ पे है कुछ मेजर्स टू अवॉइड चेंज और टू डील विद रेवोल्यूशन. सो स्टेट number 1 should cultivate the spirit of obedience among citizens. Then number 2, state should educate citizens in a civic virtues. Then states should inculcate feeling of patriotism towards state. Then state should treat the causes giving rise to revolution and should not ignore them. These are the remedies or measures to deal with revolution. Now, अपने पर्टिकुलर रीजंस को मेंशन करते हुए रेवोल्यूशन के बारे में आई हैपेंड टू मेंशन सम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एज यू नो देम टुडे. बट एरिस्टोटल के लिए ये फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट नहीं थी. दीज आर द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस दैट एरिस्टोटल was studying, different forms of constitution that Aristotle was studying. So जब हम बोलते हैं कि 158 कॉन्स्टिट्यूशंस एरिस्टोटल ने स्टडी किए, उन्होंने एक्चुअल में रिटन बुक्स स्टडी नहीं की थी कॉन्स्टिट्यूशन की, एज यू वुड अज्यूम फॉर टुडे. इंस्टेड जब वो अपने एग्जाइल में थे एंड डिफरेंट जगहों पे उन्हें जाने का मौका मिला, एंड हर जगह इतनी इंस्टेबिलिटी थी कि एक एक जगह पे कई कई बार फॉर्म्स या रिजीम्स चेंज होती थी. तो इसी तरीके से उन्होंने 158 रिजीम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स को स्टडी किया था ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड. एंड इसी को एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस के नाम से भी जाना जाता है, जिसपे अगेन यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है. सो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. सबसे पहले है जब only a single person is ruling, अगर वो रूल सबके इंटरेस्ट में है, if the person is serving in the interest of all, then it will be known as monarchy. But if the monarch gets corrupt or if the monarchy gets perverted, जब वो अपने इंटरेस्ट में रूल करना स्टार्ट कर दे, then he will be known as a tyrant. So the form will be known as tyranny. So the perverted form of monarchy is tyranny. Similarly, aristocracy is a rule of bunch of people, a group of people. यहाँ पे मोस्टली एलिट्स जो हैं उन्हें एरिस्टोक्रेट्स बुलाया जाता है, वो लोग रूल करते हैं. जब तक वो सबके इंटरेस्ट के लिए रूल कर रहे हैं, इट इज एरिस्टोक्रेसी. एज सुन एज इट गेट्स परवर्टेड एंड दे स्टार्ट रूलिंग इन देयर ओन इंटरेस्ट, that would be known as oligarchy. And when there is a rule of many, but not everybody, that is known as polity. एरिस्टोटल की पॉलिटी में एज मैंने मेंशन किया था कि मास्टर्स जो हैं दे आर गोइंग टू पार्टिसिपेट, एंड जो मास्टर्स होंगे वो कौन होंगे? द ओनर्स ऑफ प्रॉपर्टी. अब क्योंकि बाकी सब काम स्लेव्स के लिए है, सो उनके लिए जो एक्चुअल काम बचता है दैट इज इंटेलेक्चुअल, दैट इज लॉ मेकिंग एंड लॉ इम्प्लीमेंटिंग. सो दीज आर द पीपल एंड नॉट एवरीबडी हु इज गोइंग टू पार्टिसिपेट. सो यहाँ पे जितने इगैलिटेरियन प्लेटो थे, जितना उन्होंने इक्वलिटी वुमेन के लिए शो की थी, उतने ही एरिस्टोटल नहीं थे. ये भी एक डिफरेंस देखने को मिलता है बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट. सो
एरिस्टोटल ने विमेन को भी राइट नहीं दिया था पार्टिसिपेट करने का पॉलिटी में, सिर्फ मेल्स जो कि ओनर्स ऑफ प्रॉपर्टी हैं उन्हें मास्टर्स बुलाया गया था एंड वो लोग पॉलिटी में पार्टिसिपेट करने वाले थे. सो इट इज द रूल ऑफ मेनी बट स्टिल लिमिटेड. While the perverted form of this is known as democracy for Aristotle. Aristotle and Plato दोनों ही डेमोक्रेसी को बहुत अच्छा नहीं मानते थे. It was called as mobocracy by Plato. रीजन था प्लेटो के टीचर सोक्रेटिस की डेथ के पीछे के कारण कुछ ऐसे थे जिसकी वजह से वो डेमोक्रेसी को हेट करते थे. So the perverted form of polity when everyone comes together to rule and to participate in the process of decision making, law making, then law implementing, that is known as democracy and it is being considered as perverted form of government or perverted form of polity. And Aristotle best form of कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं पॉलिटी को, जिसकी वजह से मैंने मेंशन किया था दैट एरिस्टोटल की पॉलिटी में पार्टिसिपेट करेंगे दीज मास्टर्स. राइट नाउ ये जो सारी फॉर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या कैटेगरीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कैटेगराइजेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, एरिस्टोटल कहते हैं दैट दे वर्क इन अ साइक्लिकल एंड ट्रांजिटरी मैनर. इसका मतलब ये है कि ये अगर कहीं पे मोनार्की है, सिंस एरिस्टोटल ने अपने लास्ट पॉइंट में कॉजेस के मेंशन किया है दैट चेंज इज नेचुरल, इट कैन ओनली बी अवॉइडेड बट इट इज नॉट इनएविटेबल, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द वर्ल्ड एंड पीपल लाइक और प्रेफर चेंज. thus once there is monarchy it is bound to get perverted and there will be tyranny. Then if there is tyranny means ruler is not working for the interest of all, there will be a revolution and aristocracy will come into place because now people will not want a single person to have all the power. But after aristocracy gets perverted, oligarchy will come into being, and once oligarchy comes into being, people will be tired of them ruling in their interest and thus polity will come into being. And when polity gets perverted, democracy will be there. But since democracy is a perverted form and too many people are ruling together, they would want more stability and they might go towards monarchy again, and this cycle goes on and on. So Aristotle said this is a cyclical process which is going to be followed. Again, Aristotle was trying to actually explain why there was so much instability in Greece. So he was trying to explain what were the reasons behind this continuous transitions of regime in Greece. So इसी तरह अगर हम move करें towards the idea of creation of स्टेट फॉर एरिस्टोटल, तो एरिस्टोटल एंड प्लेटो दोनों ही ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट के प्रोपोनेंट्स हैं, स्कॉलर्स हैं. बिलीव करते थे स्टेट जो है वो नेचुरली या ऑर्गेनिकली ही फॉर्म करती है, एग्जिस्टेंस में आती है. एंड ही डज नॉट यूज द वर्ड स्टेट एट ऑल, बाय द वे ही यूजेस द वर्ड polis. Polis is a Greek term which means city state, and Aristotle के अकॉर्डिंग एक नेचुरल स्ट्रक्चराइजेशन होता है स्टेट का, जिसके चलते एरिस्टोटल कंसिडर करते हैं कि स्टेट एक होल है एंड बाकी सारी चीजें इवन इंडिविजुअल्स आर पार्ट, एंड जो होल है इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी प्रायर टू द पार्ट. यहाँ पे प्रायर का मतलब ये नहीं कि वो पहले आता है, यहाँ पे प्रायर का मतलब है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. स्टेट इज ऑलवेज गोइंग टू बी मोर इंपॉर्टेंट देन इंडिविजुअल, ग्रुप, फैमिली और कम्युनिटी. सो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय स्टेट इज बाय नेचर प्रायर टू द पार्ट. नाउ
Let us take example of human body here to understand this further. You have various body parts, but is the a single body part or some body parts, couple of body parts more important than the whole structure of the body? No, they have their importance, they have their relevance only as long as they function together in the body. So similarly is the individual, which is, if isolated, he cannot be self-sufficing. A hand cannot work on its own if it is separated from the body. So similarly, individual is not self-sufficing, and therefore he is like a part in the relation of the whole. So he is part of the state. But if there is one such individual who is not part of the state, who does not want to live in a society, who does not want to engage with people in a social manner, who has no need or believes that he has self-sufficiency, that person must either be God or a beast, is what Aristotle said, since he is no part of state. Now, state is association of associations. This is also something which Aristotle said, and this could be a question in UPSC. So what do we mean by this statement? See, just like in human body, there are various systems like digestive system, respiratory system, circulatory system. These systems are associations of certain organs, right, performing a specific function together. So the purpose of these systems is going to be limited, and these associations cannot work on their own without the larger association, that is human body. So similarly, state is association of associations, just like human body is association of various associations. अगर मैं digestive system की बात करूं, अगर digestive system को अलग से एक जगह पे रख दिया जाए पूरा अरेंज करके as it is supposed to be arranged, तो क्या वो in isolation अपने आप में वर्क कर पाएगा, फंक्शन कर पाएगा? No. It is only relevant as long as it is part of the whole complete human body. So thus state is functioning in a similar nature, and it is association of associations. And while some associations can be specific in their objective and essence, state is not, right? For Aristotle, the state is not uniformity, right, but it is the one that brings diversity together to function, right? So in, again, the example of human body works here. There is no uniformity in your human body. You have a head which is of different shape and has different functions. Your forelimbs, your hind limbs, your back, your stomach, your front, chest, each and everything is of different structure, and different reason is there for those structures. They have different functions, right? Your internal organs are different in the similar manner, but and thus state is not a uniformity. Your human body is not a uniformity, but it brings together so much of diversity to function as a unit, as a whole, as a unit of human body. So similarly, state brings all the diversities together to function together as a whole in the form of a state. So thus finally we have to say that Aristotle considered man a social animal and the state as a natural organization. If I have to exemplify once again, please understand that even in the time of primitive man, the hunter-gatherers used to hunt in packs.
because they found that it was a more efficient way to achieve their goal. No man can survive for the longest time in isolation. And यहाँ से पैक्स बनते हैं, फिर आगे उनको कुछ और डेवलप होना होता है तो वो कम्युनिटीज फॉर्म करते हैं एंड विलेजेस फॉर्म होते हैं. जैसे जैसे सिविलाइजेशन आगे बढ़ती जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन के नए फॉर्म्स भी डिस्कवर होते चले जाते हैं. एंड दस स्टेट बिल्कुल नेचुरली एग्जिस्टेंस में आता है, बिकॉज इट इज द नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग टू लीड अ गुड लाइफ. State is the instrument which is going to serve for the highest good. Politics or polity is the instrument which is going to serve for the highest good, and thus states come into existence naturally. यहाँ पे अगर मैं सम अप करने चाहूँ तो अगेन मैं आपको रिमाइंड कराऊंगी कि एज पर द सर्कमस्टांसेस ऑफ हिज टाइम एरिस्टोटल एडवोकेटेड स्लेवरी, लेकिन उन्होंने कहा था कि स्लेव स्लेव है क्योंकि वो वर्च्यू, रीजन, ये रैशनैलिटी, ये सब चीजें लैक करता है. बट हो सकता है मास्टर की कंपनी में वो ये सब चीजें गेन कर ले अगेन. तो एरिस्टोटल ने स्लेवरी को एब्सोल्यूट नहीं बताया था, बट द मास्टर कैन डिसाइड वेदर और नॉट टू रिलीव, टू सेट फ्री द स्लेव once he thinks he has received enough rationality, he has achieved enough faculty of rationality to make decisions for himself in the company of his master. So एरिस्टोटल के अंदर का जो साइंटिस्ट था वो उन्हें अगेन बिल्कुल एक्सट्रीम्स में नहीं जाने देता था, जिसकी वजह से उन्होंने स्लेवरी को भी एब्सोल्यूट नहीं रखा. एवरीथिंग इज सपोज टू चेंज, राइट. एंड यहां से ही एक बात निकल के आती है कि एरिस्टोटल बिलीव करते थे in the golden mean, in the golden rule of mean. and इसी golden rule of mean के चलते एरिस्टोटल ने ओलिगार्की एंड डेमोक्रेसी के बीच की फॉर्म पॉलिटी को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा था. तो एरिस्टोटल कभी भी एक्सट्रीम्स में नहीं जाएंगे, वो आपको एक गोल्डन रूल ऑफ मीन फॉलो करते हुए दिखाई देंगे, यानी कि ना एक मिडिल पाथ जो है वो फॉलो करते हुए दिखाई देंगे. यहाँ पे कंपैरिजन हो सकता है एरिस्टोटल का एक Indian philosophy or thought of Buddhism से. So this is it in today's video. I shall see you again in the next one soon, and I hope you enjoyed this one. Stay tuned. Take care.